डियर स्टूडेंट्स, प्लांट सक्सेशन में लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोस्फीयर या जल क्रमक का एग्जाम्पल देखा था। आज हम उसी में एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया होती है। तो उसमें हम आज एक मरुक्रमक या जीरोस्फीयर का एग्जाम्पल लेंगे। जीरोस्फीयर क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जो अतिशुष्क या मरुस्थलीय आवासों में संपन्न होती है, इसलिए इसे मरुक्रमक कहा जाता है। यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के आवास स्थली होती है। शुष्क परिस्थिति में पत्थरों की बड़ी बड़ी शुष्क चट्टानें व शिलाखंड पर जो पादप अनुक्रमण होता है उसे शिलानुक्रमण कहते हैं, और इसी तरह बालुई मिट्टी में जो होता है उसको बालुई क्रमक कहते हैं। तो जीरोस्फीयर में दो तरह के आते हैं, शेल क्रमक और बालू क्रमक। यहाँ पर हम शेल क्रमक या लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल देखेंगे। लिथोस्फीयर मतलब किसी भी बड़ी पहाड़ी पर अति शुष्क अवस्थाओं में बड़ी बड़ी चट्टानों पर जो प्लांट अनुक्रमण होता है, पादप अनुक्रमण होता है, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वह बिल्कुल शुष्क होती है और वह जड़ युक्त पौधों के उगने के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त होती है। इस प्रकार के जो चट्टानी क्षेत्र हैं उसमें अनुक्रमण की प्रक्रिया है वह निम्न अवस्थाओं में होती है। सबसे पहले वहाँ पे जो पायोनियर स्पीशीज आती है वह है शैवाल या पर्पटी लाइकेन अवस्था आती है, जो क्रस्टोज लाइकेन जिसको कहते हैं। जब चट्टानों पर सूर्य का तेज प्रभाव पड़ता है तो इसके साथ तापमान में वृद्धि होती है और इसकी जल धारण क्षमता भी लगभग नहीं के बराबर होती है। यह पूर्णतया शुष्क होता है। जल और पोषक तत्वों के अभाव में यहाँ पर कोई भी वनस्पति उग नहीं सकती है। अतः जिन पादप प्रजातियों को यह सब अवस्थाएं सहन करने की क्षमता होती है वही पादप प्रजातियां यहाँ पर उगती है और वही इन स्थानों पर पुरोगामी पौधों का काम करती है, उसके रूप में यह उगती है, पायोनियर स्पीशीज बनती है। कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जैसे कैलोथ्रिक्स, साइटोनिया, ग्लियोकेप्सा, और कुछ जो क्रिस्टोस लाइकेन्स होती हैं जैसे राइजोकार्पोन, रिनोडिना, लेकानोरा इत्यादि, यह पायोनियर कम्युनिटी बनकर यहाँ पर अतिक्रमण करती है और यहाँ पर सफलतापूर्वक उस वातावरण को सहन करते हुए वायु से जलवाष्प अवशोषित करते हुए चट्टानों से चिपककर उग जाती है, वहाँ पर वृद्धि करती है। यह जो स्पीशीज होती है यह चट्टानों में चिपक जाती है और कुछ जैसे साइटोनिमा है यह म्यूसिलेज युक्त आवरण की सहायता से वायुमंडल की नमी को सोखने में समर्थ होते हैं। नील हरित शैवाल धीरे धीरे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो पौधे हैं ये पायोनियर स्पीशीज बनते हैं ऐसे स्थलों के लिए और वहाँ पर अपना जीवित रहने में सक्षम होते हैं। शैवाल के जो पादप शरीर है उससे कुछ कार्बनिक अम्ल और यूमिक अम्ल जो उसमें से निकलते हैं। इसकी वजह से चट्टान की जो ऊपरी सतह है उसका क्षरण होने लगता है। उसके क्षरण से जो चट्टान है वह धीरे धीरे टुकड़ों में विभाजित होती है और खनिज कण चट्टानों से अपरदित होकर मृदा के रूप में एकत्र होते रहते हैं। नील हरित शैवालों के साथ ही वायु में जो उड़ते हुए लाइकेन के बीजाणु हैं और उसके जो टुकड़े हैं वह भी थैलस के ऊपर गिर जाता है और धीरे धीरे अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह जो पर्पटी लाइकेन है वह भी वहाँ पे अपना विकास कर देती है। इसीलिए नील हरित शैवाल और पर्पटी में जो लाइकेन है उनको पुरोगामी समुदाय कहा गया है। धीरे धीरे इनमें थैलस में वृद्धि होती है, हालांकि ये वृद्धि बहुत धीमी होती है क्योंकि यह शुष्क अवस्थाओं में होती है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है। परंतु इनमें जो सहजीवी शैवाल घटक के रूप में नील हरित शैवाल जो पाए जाते हैं वह इनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। वर्षा काल में लाइकेन स्पंज की तरह काम करती है, वाटर एब्जॉर्ब कर देती है और ये जो वाटर एब्जॉर्ब करती है यह बाद में नील हरित शैवाल के काम में आता है। इन शैवालों से इन जो लाइकेन्स है इसके द्वारा भी कार्बनिक अम्लों का स्राव होता है जो कि आगे चलकर बहुत अधिक मात्रा में होता है और श्वसन क्रिया के द्वारा भी लाइकेन CO2 को अधिक मात्रा में निष्कासित करती है जो कि जल के साथ संयोग करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। इस तरह जो ये उपयुक्त लाइकेन प्रजातियाँ और शैवालों के द्वारा जो कार्बनिक अम्ल निकलता है वह चट्टानों के क्षरण अपघटन करने के कारण वहाँ पर मृदा की एक पतली परत बन जाती है। इसके साथ ही शैवाल और लाइकेन के जो मृत शरीर है उनका भी धीरे धीरे इसमें अपघटन होता है, यह मृदा की परत में मिल जाती है और इस तरह से एक नई मृदा का निर्माण होता है। धीरे धीरे ये जो आवास स्थल है शैवाल और जो पुरोगामी लाइकेन से उनके लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है और यह प्रजातियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती है। इसके क्रमक समुदाय को पर्निल लाइकेन प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सेकेंड है इसमें फॉलिएज लाइकेन स्टेज। यह
पर्पटी लाइकेन की प्रजातियों द्वारा चट्टान पर निर्मित मृदा की जो पतली परत होती है उसमें अपने आप को स्थापित करती है। इसके एग्जाम्पल है डर्मेटोकार्पोन, पार्मेलिया, अम्बेलिकेरिया इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं जो कि पर्णिल और पत्तीनुमा होते हैं। इसकी वजह से जो पर्पटी लाइकेन है पूरी चट्टान को ढक देती है और पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, धीरे धीरे यह नष्ट हो जाती है। पर्णिल लाइकेन के जो चौड़े पत्तीनुमा थैलस होते हैं जो जल को सोखकर लंबी अवधि के लिए अवशोषित कर लेते हैं। इसकी वजह से चट्टानों का लगातार क्षरण और अपघटन होता रहता है। साथ ही मृत लाइकेन के जो अवशेष हैं वह संचय के कारण और हवा में उड़ते हुए मिट्टी के कणों पर चट्टान के साथ मिक्स होकर एक मृदा की मोटी तह बना लेते हैं। इसके अंदर कार्बनिक अम्लों का भी स्राव होता है, तो मृदा में कार्बनिक अम्ल और पोषक तत्व धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इसकी जल धारण क्षमता बढ़ती रहती है और इस वजह से यहाँ पर एक मृदा का निर्माण होने लगता है। यह सब कंडीशंस ये जो पर्णिल लाइकेन है इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है और धीरे धीरे ये लाइकेन की प्रजातियाँ भी विलुप्त होती रहती है। तीसरी अवस्था है मॉस अवस्था। पर्णिल लाइकेन के बाद मृदा के आवरण की मोटाई बढ़ जाती है और इसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो मॉस प्रजातियाँ हैं फ्यूनेरिया, ग्रीमिया, पॉलीट्राइकम, टॉर्चुला इत्यादि वहाँ पर ग्रो करने लग जाती है और वहाँ पर ये पर्णिल लाइकेन को जो प्रतिस्थापित कर देती है। इन मॉस पादपों के जो शरीरों के आधारी भाग हैं वहाँ पर जो मूलाभास होते हैं वह जमीन या मृदा की परत में से अवशोषित पोषक तत्व अवशोषण कर लेते हैं और इस तरह से इनका अपना जीवन यापन होता रहता है। यहाँ पर मॉस समुदाय का पूरा समुच्चय बन जाता है और हरे कालीन के जैसे वह पूरी चट्टान के ऊपर बिछ जाते हैं। यह हवा में उड़ते हुए धूल के कणों को भी रोककर मृदा की बढ़ोतरी करते हैं। अगेन इसमें ह्यूमस की मात्रा को भी बढ़ने में ये मदद करते हैं। इनकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार मृदा की सतह की मोटाई बढ़ती है और अधिक वहाँ पर मॉस प्रजातियों की जीवन यापन हेतु बाद में यह कंडीशंस उपयुक्त नहीं रह जाती है और धीरे धीरे यह प्रजाति भी विलुप्त हो जाती है। चौथी अवस्था है शाक अवस्था, हर्बेशियस स्टेज। मृदा के आवरण की मोटाई में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से और उसकी जल धारण क्षमता के बढ़ने से वहाँ पर मॉस प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती है और उनके जो मृत पादप हैं वह वही मृदा में मिलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक वर्षीय और द्विवर्षीय और बाद में बहुवर्षीय शाकीय पादप उगते हैं। एग्जाम्पल है एरिस्टिडेटा, स्पैरोबोलस फेस्ट्यूसा नामक घास प्रजातियाँ। इसके अलावा ट्राइडेक्स, लिंडनबर्जिया, जस्टिशिया इत्यादि रोस्टेड जो पौधे होते हैं वह इसमें उगते हैं। उसके अलावा एडियंटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, एक्टिनोप्टेरिस इत्यादि टेरिडोफाइट पौधे भी यहाँ पर उगते हैं। यह पुनः मृदा के क्षरण का कार्य करते हैं, उसमें कार्बनिक अम्लों का स्राव करते हैं और ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ही अब मृदा में अनेक सूक्ष्म जीवाणु, कवक की बहुलता भी पाई जाती है, जिससे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी वृद्धि से हो जाता है और धीरे धीरे इनका स्थान बड़े शाकीय पौधे ले लेते हैं, जैसे हेट्रोपोगन, थैम्बडा, लेप्टिडिनिया इत्यादि यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्शाने लगते हैं। यह जो बहुवर्षीय शाकीय पौधों के कारण इस क्षेत्र की शुष्कता में जो है कमी आने लगती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और इसके बाद हर्बेशियस पौधों के बाद यहाँ पर धीरे धीरे शूपिल या झाड़ी युक्त पौधे आने लगते हैं। उसके बाद एक शुभ अवस्था, पांचवी अवस्था जो शुभ अवस्था है, यहाँ पर चट्टानों की आवासों में जो स्थल है, जो शुरू में चट्टान थे वहाँ पर एक मृदा की मोटी परत बन जाती है। बहुवर्षीय शाक है वह धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं और इसके स्थान पर मरुद्भिद शुभ, जिजीपस, कैपेरिस, रस, यूफोर्बिया इत्यादि आने लगते हैं। इनको शुपों की छाया में जो शाकीय पौधे हैं उनको धूप पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, इसलिए धीरे धीरे वह शाकीय पौधे विलुप्त होते जाते हैं और चट्टानों की गहराइयों में ये शुपी प्रजातियों की जो जड़ें हैं वह चट्टानों की गहराइयों में ज़्यादा अंदर तक विभेदित हो जाती है और चट्टानों का पुनः विघटन करती है। विघटन के बाद पुनः जो मृदा उत्पन्न होती है वह वहीं पर जमा हो जाती है। मृदा के साथ साथ शाखाओं के अपघटन, पत्तियों, शाखाओं, टहनियों के अपघटन से ह्यूमस का निर्माण और अधिक हो जाता है और जो मृदा है उसकी थिकनेस में और उसकी उर्वरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। झाड़ियों की उपस्थिति के कारण उनकी जमीन छाया पर पड़ने से जो भूमि की सतह है उसका वाष्पन कम होता है, पवन का वेग भी धीमा हो जाता है और वायुमंडल की आर्द्रता में भी वृद्धि हो जाती है। धीरे धीरे शोपी पौधे वृक्ष प्रजातियों के लिए एक अनुकूल पर्यावरण निर्मित कर देते हैं और क्षुप प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है।
लास्ट जो स्टेज है इसमें चरम जो है वह वन है, फॉरेस्ट है, कि जैसे जैसे मृदा और वातावरण में बदलाव होता जाता है तो शुभ अवस्था में ही झाड़ियाँ और उनके बीच मरुद्भिद वृक्ष प्रजातियाँ जैसे सेल्वाडोरा, एकेशिया, टैमेरिक्स, प्रोसोपिस आदि उगने लग जाती है। इस वनस्पति की छाया में धीरे धीरे शुभ प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती है। शुभ अवस्था की समाप्ति के साथ ही इस क्षेत्र में वन समुदाय दिखने लगते हैं और मरुद्भिद वृक्ष प्रजातियाँ यहाँ पर बहुतायत से पाई जाती है। यहाँ पर इन वृक्षों द्वारा चट्टानों के अवतरण और ह्यूमस के संचय द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। इसके साथ ही जमीन में नमी की और वायु में आर्द्रता की भी बढ़ोतरी होती है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अन्य प्रकार के मीजोफाइट्स वन जैसे नीम भी यहाँ पर धीरे धीरे उगने लगते हैं और इन वृक्षों की छाया में विभिन्न छायाप्रिय प्रजातियाँ भी इसके साथ उगने लगती हैं। तो यह यहाँ की क्लाइमेक्स कम्युनिटी या चरम वन अवस्था को परिपूर्ण कर देती है। तो इस प्रकार जो लिथोस्फीयर है उसकी प्रक्रिया में चट्टानों और शिलाखंडों जो पहले पूर्णतया वनस्पति विहीन होते हैं वे धीरे धीरे मृदा में परिवर्तित होते हैं और वृक्ष समुदाय के रूप में हमको बाद में दिखाई देते हैं। अगर हम कंपैरिजन देखें तो जल क्रमक और शैल क्रमक में किस तरह से एक कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, रेखीय निरूपण दे रखा है जल क्रमक और शैल क्रमक। पहले जल क्रमक अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली अवस्था है निगमन अवस्था, फिर प्लावीय अवस्था, फिर जड़ अनूप अवस्था, फिर कच्छ सदल अवस्था, शाकीय अवस्था और क्षुपीय अवस्था, फिर चरम वन। शैल क्रमक में भी शैवाल और पर्पटी लाइकेन के बाद पर्णिल लाइकेन अवस्था आती है, फिर मॉस अवस्था, शाक अवस्था, क्षुपीय अवस्था और लास्ट में वन। तो दोनों ही अवस्थाओं में पर्यावरणीय कारक एक समान हो तो यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि पादप अनुक्रमण का जो चरम समुदाय है वह जलवायु की सक्रिय भूमिका रहती है उसको सुनिश्चित करने में, और चरम समुदाय अधिकतर वन, मैक्सिमम ऑफ द टाइम इट इज़ फॉरेस्ट, चरम वन अवस्था ही इसमें पाई जाती है और हमेशा जलवायु का इसके द्वारा ही निर्धारण होता है। अब हम ये देखते हैं कि पर्यावरणीय अनुक्रमण की महत्ता क्या है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अनुरूप वर्णित उदाहरणों से प्रतीत होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो समस्त क्रियाएं होती है वह उत्पादकता अधिक होती है और इसके विपरीत इसका जो स्थायित्व है वह अल्पकालिक रहता है। मतलब प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होती है पर एक जो स्टेबिलिटी होती है वह धीरे धीरे कम होती है। चरम अवस्था है उसमें परिपक्वता आ जाती है, वह अधिक जीवभार युक्त होता है, उसमें बायोमास अधिक होता है, बहुत सारी संतुलित ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसकी वजह से वह वहाँ के भौतिक पर्यावरण को डिसाइड भी करता है और उसके साथ अपना एक बैलेंस बना के रहता है। मानव समुदाय के जो भोजन, ईंधन, दवाएं, पशुओं के लिए चारा इत्यादि जो आवश्यकताएं हैं वह चरम यादव समुदाय के द्वारा पूर्ण की जाती है। इसके साथ ही जो जैव रासायनिक चक्र को भी संतुलित करती है, बायोकेमिकल साइकिल्स जो होती है उसको भी संतुलित करने में हेल्प करता है, जलवायु को नियंत्रित करता है और यह बहुआयामी उपयोग का कारक होता है। जनसंख्या विस्फोट के कारण जो खाद्य पदार्थों की आवश्यकता में वृद्धि हो रही है, इसीलिए जो नेट प्राथमिक उत्पादकता वाले जो क्रमक हैं अर्थात अनुक्रमण की जो प्रारंभिक क्रमक अवस्थाओं की ओर खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए भी इसमें ध्यान दिया गया है। यह अवधारणा मानव कल्याण के लिए अधिक उपयोगी है क्योंकि इसे ध्यान में रखकर पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ वनों का संरक्षण भी किया जा सकता है और अधिक वन होने से और उच्चतम कृषि उत्पाद दोनों ही उद्देश्य इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लांट सक्सेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हमने 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने इसको समझाया है। पहले वाले लेक्चर में हाइड्रोस्फीयर और अभी ज़ीरोस्फीयर या मरुक्रमक के द्वारा हमने इसको समझाया है और इसकी इम्पोर्टेंस भी हमने स्टडी करी है कि इसका रीजन क्यों ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।